बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके जी, तो एनाटॉमी में हम रिमेनिंग जो टॉपिक है बात करें, हाँ, कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ वो हमने स्टार्ट की थी, उसमें कुछ चीज़ें हमें बाकी है, ठीक है। तो टॉपिक वाज कंजेनिटल हार्ट डिजीज़, कंजेनिटल हार्ट डिजीज़, ठीक है। कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ के बारे में याद रखें कि दीज आर द ग्रुप ऑफ डिजीज़ seen in the babies after the birth which is regarding the heart। उसमें हमने दो क्लासिफिकेशन पढ़ी है, साइनोटिक हार्ट डिजीज और एसाइनोटिक हार्ट डिजीज। जो साइनोटिक है ना, उसकी कंसेप्ट ये है कि उसमें जो शिफ्टिंग है या शंट है वो लेफ्ट से राइट की तरफ होती है, राइट से लेफ्ट, और जो एसाइनोटिक है वो लेफ्ट से राइट की तरफ होती है। जो साइनोटिक हार्ट डिजीज है इसमें बच्चे अर्ली जो है ना वो ब्लू होती है, साइनोज्ड होती है, और इसके जितने भी क्लिनिकल डिजीजेस हैं ना उन सब की जो नाम है वो सारे के सारे टी से स्टार्ट होते हैं। टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट, ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट आर्टरीज या ग्रेट वेसल्स और ट्राइकस्पिड एट्रेजिया, ठीक है। इसके बाद जो एसाइनोटिक है उन सब में डी आता है, वीएसडी, एएसडी और पीडीए, पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस। एमसीक्यूज ये है कि पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस में अगर आफ्टर द बर्थ ये डक्ट ओपन रहे, इसकी जो फ्लो है, डायरेक्शन फ्लो, वो एयोर्टा से पल्मोनरी आर्टरी की तरफ है, लेकिन बिफोर द बर्थ इसकी जो डायरेक्शन है वो पल्मोनरी आर्टरी से एयोर्टा की तरफ होती है। डक्टस आर्टीरियोसिस को ओपन रखने के लिए हमें प्रोस्टाग्लैंडिन चाहिए, और डक्टस आर्टीरियोसिस को बंद रखने के लिए हमें एंडोमेथासिन चाहिए। दिस इज एनसेड इनहिबिटर, ये प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर है, एनसेड है एंडोमेथासिन। इट विल ब्लॉक द प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन and it will lead to the closure of ductus arteriosus। क्लियर है। फिर नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ आते हैं कि अगर एक मदर को फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी में रोबेला इन्फेक्शन हो जाए, कौन सा इन्फेक्शन, रोबेला, तो उसके आने वाले बच्चे में पीडीए के चांस ज्यादा होते हैं, विच इज पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस। अब यहाँ पे देखें नेक्स्ट को कितने पॉइंट्स लिखे थे, 6, 7 वाले के 7वां एमसीक्यूज इसमें कौन सा है, ठीक है, कि if a mother got rubella infection, so in the coming baby which one of the following clinical triad will be suspected। इस तरह क्वेश्चन आता है, if a mother got rubella infection in the first trimester of pregnancy, so which of the following triad will be suspected in newborn। इन न्यूबॉर्न। क्लियर है। कहते हैं कि अगर रोबेला इन्फेक्शन हो जाए माँ को, इसके आने वाले बच्चे में कौन सा ट्राइएड आप सस्पेक्ट करते हैं। ट्राइएड का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ 3 थिंग्स। हाउ मेनी, 3 थिंग्स। तो रोबेला इन्फेक्शन अगर माँ को हो जाती है तो उसके बच्चे में कितनी चीज़ें हो सकती है, 3, ठीक है। अब वो 3 चीज़ें हमारे पास कौन कौन सी है, तो सबसे पहले आप लोग लेके, कल हमने बात की है कि दैट बेबी हैज हाई रिस्क फॉर पीडीए, पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस। कल हमने बात की है ना कि उसके बच्चे में क्या होगा, पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस। नेक्स्ट इसमें जनाब जो डेफनेस, हेयरिंग लॉस, इसको क्या कहते हैं, हेयरिंग लॉस, मतलब इस बच्चे में हेयरिंग लॉस के चांसेस भी हो सकते हैं। ये बच्चे जब पैदा होते हैं, बाद में ये जब बढ़ते हैं तो फिर इनको जो भी लोग आवाज़ देते हैं तो उसकी जो रिस्पांस है वो डिले होती है। उसका रीज़न ये है कि ये बच्चे सही तरीके से सुन नहीं पाते। तो रोबेला इन्फेक्शन कैन कॉज हेयरिंग लॉस। और आखिर में लिख ले, इन बच्चों में फिर विजुअल मसला होता है, उसको हम कहते हैं कैटारेक्ट। क्या कहते हैं, कैटारेक्ट। तो इस बच्चे में कैटारेक्ट के चांसेस भी क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। बात क्लियर है। इसके नीचे आप लोग यहाँ पे एक पॉइंट देखें, कैटारेक्ट के बारे में 2 पॉइंट्स बताऊंगा विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज कैटारेक्ट फर्स्ट।
कैटरेक्ट का मतलब ये है कि जो आई के अंदर लेंस है, अगर इसके ऊपर इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है अगर वो ओपेसिटी पे चेंज हो जाए, व्हेन द लेंस इन द आई बिकम ओपेक एंड कैन नॉट एबल टू ट्रांसमिट द ऑब्जेक्ट रेज एंड इनटू द रेटिना, दैट इज नोन एज कैटरेक्ट। लेकिन ये मसला याद रखें कि ऑप्थेल्मोलॉजी में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन कैटरेक्ट इज अ लेंस प्रॉब्लम। ये आई के अंदर किसका मसला है? लेंस का मसला है। तो इसका मतलब ये है कि ओपेसिटी ऑफ द लेंस इज नोन एज कैटरेक्ट। इसको हम कैटरेक्ट कहते हैं, लेंस का मसला है। अब देखें, अगर फॉर एग्जांपल ये जो है ना, ये कोर्निया है, फॉर एग्जांपल दिस इज कॉल्ड कोर्निया। अगर ये कोर्निया है, इस कोर्निया के साथ जो इस तरह जुड़ा हुआ मेन स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड स्क्लेरा। इसको हम क्या कहते हैं? स्क्लेरा। इस आई के अंदर जितना भी वाइट पोर्शन है ना, इस सब को स्क्लेरा कहते हैं। और इस वाइट पोर्शन के ऊपर जो ब्लैक है ना, इसके ऊपर एक शीशा है, एक डेल है। जिस तरह घड़ी के अंदर डेल है, उस पर शीशा होता है, वो मिरर या शीशा जो होता है उसको हम कहते हैं कोर्निया। इस कोर्निया के दरमियान में यहाँ पे हम जब देखते हैं, हमें इस तरह का एक होल नजर आता है, दैट इज कॉल्ड प्यूपिल। इसको क्या कहते हैं? प्यूपिल्स। और इस प्यूपिल्स के इर्द गिर्द इस तरह डिफरेंट रेशे होते हैं। अगर आप लोग देखें, दीज आर कॉल्ड आयरसेस। इसको हम क्या कहते हैं? आयरस। आयरस आर डिफरेंट इन डिफरेंट पीपल। हम कहते हैं ना कि इस बंदे की जो आई कलर है वो ब्लैक है, या इसका ग्रीन है, इसका ब्राउन है। तो डिफरेंट पिगमेंटेशन ऑफ द आई या डिफरेंट कलरेशन ऑफ द आई इज ड्यू टू द डिफरेंस इन आयरस। और इस प्यूपिल के बिल्कुल पीछे अगर हम आंखों में देखते हैं तो हम सिर्फ कहाँ तक देख सकते हैं? प्यूपिल तक देख सकते हैं। लेकिन इस प्यूपिल के बिल्कुल पीछे यहाँ पे इस तरह एक स्ट्रक्चर पड़ा होता है, एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड लेंस। इसको हम क्या कहते हैं? लेंस। तो लेंस अगर हमारे पास इस तरह होता, ये लेंस अगर इस तरह होता, इस तरह, ये भी एक लेंस है, इस तरह अगर होता, या अब ये लेंस मैंने इस तरह बनाया है, ठीक है, ये वो लेंस है जिसका दोनों साइड अंदर की तरफ गए हैं। दे आर कॉल्ड बाई कनकेव लेंस। इसको हम क्या कहते हैं? बाई कनकेव। लेकिन इसकी दोनों अतराफ बाहर की तरफ गए हैं, दे आर कॉल्ड बाई कन्वेक्स लेंस। ह्यूमन आई के अंदर नेचुरली द लेंस इज बाई कन्वेक्स इन नेचर। ये भी MCQ होता है कि जो ह्यूमन आई का लेंस है ना, वो क्या होता है? बाई कन्वेक्स। अब क्वेश्चन ये है कि दिस लेंस इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। ये किससे बना होता है? प्रोटीन से बना होता है। लेकिन द प्रोटीन फ्रॉम विच द ह्यूमन आई लेंस इज मेड, इट दीज प्रोटीन बिकम डीजेनरेटेड। ये क्या हो जाते हैं? डीजेनरेटेड व्हेन विद द टाइम, वक़्त के साथ साथ, व्हेन द एज बिकम ओल्डर, तो ये लेंस क्या हो जाते हैं? प्रोटीन डीनेचर हो जाते हैं। एंड डीनेचुरेशन ऑफ द लेंस प्रोटीन स्टार्ट इन सम पीपल अराउंड द एज ऑफ 50 एंड गोज अप टू 90 एंड 100। कुछ लोगों में जो लेंस की डीजेनरेशन है प्रोटीन की, वो 60 साल से स्टार्ट होती है। ये जीन टू जीन, फैमिली टू फैमिली वेरी करती है। कुछ लोगों में जब लोग 40 के हो जाते हैं, उन लोगों में लेंस की प्रोटीन डीजेनरेशन स्टार्ट हो जाती है। तो एक तो जनाब याद रखें कि जितना एज ज़्यादा होगा उतना प्रोटीन डीजेनरेशन के चांसेस ज़्यादा होंगे। और दूसरी बात यह है कि ये भी डिपेंड करता है कि प्रोटीन डीजेनरेशन या प्रोटीन डीनेचुरेशन की स्पीड कितनी है, मतलब कितनी स्पीड से ये प्रोटीन क्या हो रहे हैं? डीनेचुरेट हो रहे हैं। जितना ज़्यादा डीनेचर होंगे, डीजेनरेट होंगे, उतना ज़्यादा इस लेंस के ऊपर वो प्रोटीन क्या बनाते जाएंगे? क्लम्प्स बनाते जाएंगे। एंड द लेंस ट्रांसपेरेंसी विल बी रिप्लेस्ड बाई ओपेसिटी। और इस वजह से फिर जो लाइट रेज आएंगे ना, वो लेंस इन प्रोटीन की क्लम से आगे रेटिना पे नहीं फॉल कर सकेंगे, तो इंसान को देखने में ब्लरिंग नजर आएगा। क्या चीज़ नजर आए? ब्लरिंग होगी। इसको कहते हैं ब्लरी विजन, मतलब एक चीज़ की क्लियर पिक्चर हमें नजर नहीं आएगी। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि व्हेन द लेंस ट्रांसपेरेंसी इज रिप्लेस्ड बाय ओपेसिटी, द कंडीशन इज नोन एज कैटरेक्ट। और कैटरेक्ट याद रखे, ऑप्थेल्मोलॉजी का गोल्ड स्टैंडर्ड MCQs है कि द मोस्ट कॉमन काज ऑफ कैटरेक्ट इन आवर पाकिस्तान, आंसर इज ओल्डर एज। वो क्या है? ओल्डर एज है। मतलब कैटरेक्ट के चांसेस तब होते हैं जब इंसान का एज क्या हो? वो ओल्ड हो, क्योंकि ओल्डर एज लोगों में लेंस की प्रोटीन क्या हो जाती है? डीनेचुरेट या डीजेनरेट हो जाती है, और वो लेंस के ऊपर क्लम बनाकर कैटरेक्ट कराता है। और वो कैटरेक्ट जो एज के साथ हो जाए उसको हम कहते हैं सीनाइल कैटरेक्ट। इसको हम क्या कहते हैं? सीनाइल कैटरेक्ट।
सीनाइल मीन एज रिलेटेड कैटरेक्ट, मतलब अगर एज के साथ हो जाए, मतलब 70 साल 80 साल 90 साल का बंदा अगर कैटरेक्ट में आ जाए उसको हम क्या कहेंगे, सीनाइल कैटरेक्ट। भाई इस लेंस को ओपेसिटी तब भी हो सकती है अगर एक यंग बंदा है वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में लग जाए, वट एवर द ट्रोमा दैट इज अकरिंग टू द आई, इसको हम कहते हैं ऑक्यूलर ट्रोमा। क्या कहते हैं, ऑक्यूलर ट्रोमा। तो ऑक्यूलर ट्रोमा की वजह से भी, एक्सीडेंट की वजह से भी लेंस खराब हो सकती है कि नहीं, उसको हम कहते हैं ट्रोमेटिक कैटरेक्ट। इसको क्या कहेंगे, ट्रोमेटिक कैटरेक्ट, ट्रोमेटिक कैटरेक्ट, कैटरेक्ट। क्लियर है, ट्रोमेटिक कैटरेक्ट। और याद रखे कुछ कैटरेक्ट होती है सीनाइल कैटरेक्ट, ट्रोमेटिक कैटरेक्ट, बट सम कैटरेक्ट इवन सीन इन द बेबी बाय बर्थ, उसको हम क्या कहेंगे, कंजेनिटल कैटरेक्ट। देखिए कैटरेक्ट्स वी कैन क्लासिफाई इनटू फ्यू वेज। सीनाइल कैटरेक्ट आर सीन इन द पीपल विद एज या एडवांस एज, दिस इज सीन आफ्टर आरटीए या पंच इन द आई, ठीक है, या ड्यूरिंग द फाइट, और ये जो है ना बाय बर्थ होता है। बाय बर्थ कैटरेक्ट जब भी बच्चे में आ जाए ना बाय बर्थ, तो इन बच्चे में या तो हमें सस्पेक्ट करना चाहिए इस बच्चे की माँ को पहले क्या हुआ था, रोबेला इन्फेक्शन, बिकॉज रोबेला इन्फेक्शन अगर प्रेगनेंसी में हो जाए तो दिस इन्फेक्शन विल इंक्रीज द रिस्क ऑफ 3 थिंग्स इन द बेबी, वन ऑफ देम इज कैटरेक्ट, एंड दिस कैटरेक्ट विल बी सीन इन द बेबी बाय बर्थ या आफ्टर द बर्थ, बाय बर्थ। तो ये बाय बर्थ होगा, लेकिन हमने बाद में देखना है, तो दिस कैटरेक्ट विल बी कंजेनिटल कैटरेक्ट। तो एमसीक्यूज ये बताने का मतलब था कि कैटरेक्ट बच्चों में अगर बाय बर्थ आ जाए तो फिर हमारे पास कौन सा इन्फेक्शन हो चाहिए, रोबेला। और एक और कंडीशन है जो हम बायोकेम में कुछ दिनों में पढ़ेंगे, इसको कहते हैं क्लासिकल गैलेक्टोसीमिया। ये हमने पढ़ना है बायोकेमिस्ट्री के लेक्चर में, और ये एनईबी एग्जाम का फेवरेट एमसीक्यूज होता है। क्लासिकल गैलेक्टोसीमिया, दिस इज अ कंडीशन इन विच गैलेक्टोज इज हाई इन द ब्लड, ठीक है, और दिस गैलेक्टोज कैन डैमेज लेंस इन द आई, मतलब और जब ये बच्चे पैदा हो जाते आफ्टर द बर्थ विद इन फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ, इन बच्चों को क्या हो जाता है, कैटरेक्ट हो जाता है। तो मेरा कंसेप्ट क्लियर करने का तरीका यह है कि याद रखे बाय बर्थ अगर एक बच्चे में कैटरेक्ट है, या तो उस बच्चे की माँ को रोबेला इन्फेक्शन हुआ था, या इस बच्चे में एक मेटाबॉलिक एरर है जिसको हम क्लासिकल गैलेक्टोसीमिया कहते हैं। क्लासिकल गैलेक्टोसीमिया क्या है, उसके सामने एक बड़ा सा साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाए, जब हम उसको क्लियर करेंगे बायोकेम में तो दिस कंसेप्ट विल बी क्लियर। लेकिन ये पता होना चाहिए, क्लियर है। एक होता है क्लासिकल फ्रुक्टोसीमिया, उसमें फ्रुक्टोज बढ़ जाते हैं। एक होता है क्लासिकल गैलेक्टोसीमिया, इसमें गैलेक्टोज बढ़ जाते हैं। फ्रक्टोज कैन नॉट डैमेज द लेंस बट गैलेक्टोज कैन डैमेज द लेंस। तो विच गैलेक्टोसीमिया, फ्रुक्टोसीमिया या गैलेक्टोसीमिया, गैलेक्टोसीमिया। लेकिन अगर एमसीक्यूज में आ जाए, मोस्ट कॉमन कैटरेक्ट आंसर विल बी सीनाइल कैटरेक्ट, एज रिलेटेड कैटरेक्ट। ओके, टीवी देखने से और या इस तरह ज़्यादा मोबाइल नज़दीक देखने से, या उसके ऊपर जो लाइट है वो बढ़ाने से ये आई साइट खराब हो जाते हैं, बट इट इज़ नॉट ड्यू टू कैटरेक्ट, ठीक है। दोज रेज कैन डैमेज इवन द कॉर्निया, दोज रेज कैन डैमेज द प्यूपल साइज, क्योंकि जब ज़्यादा रेज आती है ना तो हम प्यूपल को कंस्ट्रक्ट करते हैं। हम जब इस तरह धूप में देखते ऊपर सूरज को तो हम कंस्ट्रक्ट करते हैं ना आंख की, इसलिए कि नंबर ऑफ रेज क्या आती है, ज़्यादा आती है, तो हम चाहते हैं कि प्यूपल जितना छोटा हो उतना कम से कम रेज जाएंगे तो वो डैमेज क्या करेंगे, कम। और अगर हमें तारीकी में कोई चीज़ नज़र नहीं आए तो हम आंखें खोल कर देखते हैं, ताकि क्योंकि तारीकी में रेज क्या होते हैं, कम, तो हम आंखें खोल कर इसलिए देखते हैं ताकि प्यूपिल का साइज जितना ज़्यादा हो इतना मैक्सिमम रेज आकर हमें ऑब्जेक्ट नज़र आ जाए। तो कहने का मतलब यह है कि मोबाइल की रेज या टीवी की रेज, ये रेडिएशन की वजह से एनी पार्ट ऑफ द आईज को डैमेज, बिकॉज आई इज़ अ वेरी सेंसिटिव ऑर्गन, ये सेंसिटिव पार्ट है, किसी भी ऑर्गन को डैमेज करके ये आई साइट को मसला करा सकता है। फिर मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा जब हम जाएंगे इंशाल्लाह स्टेप 2 में, उसमें शॉर्ट साइटेडनेस, मायोपिया, लॉन्ग साइटेडनेस, हाइपरओपिया, एस्टिग्मेटिज्म, ये हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन वो शॉर्ट साइटेडनेस क्यों होती, लॉन्ग साइटेडनेस क्यों होती, अब देखें। ओके, गुड क्वेश्चन। वो गैलेक्टोसीमिया नहीं है, वो ग्लूकोसीमिया है, वो ग्लूकोज है, ठीक है। उसमें होता है ग्लूकोज बढ़ना, ये है गैलेक्टोज बढ़ना, दीज आर डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो डायबिटिक पेशेंट डिवेलप ग्लूकोसीमिया बट दीज पीपल विल डिवेलप गैलेक्टोसीमिया, क्लियर है। एक और पॉइंट याद रखें कि थोड़ा सा आप लोगों को बताता चलो,
कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल ये एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, इसको हमने देखना है, तो उसका रेस पहले कॉर्निया पे जाएगा, फिर प्यूपिल से जाएगा, फिर लेंस पे आएगा, तो लेंस उसको फिर किस पे डायरेक्ट करेगा, रेटिना पे, और रेटिना से ऑप्टिक नर्व के जरिए ब्रेन को बात जाएगी और ब्रेन उस चीज का इमेज बनाएगा और आपको आइडेंटिफिकेशन देगा। बात समझ आ गई कि नहीं? मैं आपको कहता हूँ कि एक बंदा है जनाब, उसकी जो आई है, उसका जो कॉर्निया है ना, बाई बर्थ उसकी जो कॉर्नियल डायमीटर है वो थोड़ा क्या है, वो ज्यादा है, तो फिर इस रेस को ज्यादा फासला तय करना होगा कि कम, ज्यादा। तो अगर ये चीज बहुत दूर है तो इसका मतलब एक तो चीज दूर है और एक कॉर्निया की लेंस भी ज्यादा है, तो ये रेस आकर कहीं यहाँ पे खत्म होगी, तो फिर इस बंदे को इन दूर चीजों को देखने में क्या होगी, मसला होगी। तो इंक्रीज द डायमीटर ऑफ द आई ड्यू टू इंक्रीज इन द डायमीटर ऑफ कॉर्निया विल हैव द प्रॉब्लम टू सी लॉन्ग या अवे थिंग, लॉन्ग साइटेडनेस है। लेकिन अगर इस बंदे की फॉर एग्जांपल ये कॉर्नियल डायमीटर बहुत छोटा है, ऐसा है, और कोई चीज इधर पड़ी है, तो फिर ये रेस इतना जल्दी जाएगी कि बिहाइंड द रेटिना, तो उसको फिर ये तब नजर आएगी जब वो थोड़ा सा क्या हो जाए, अवे हो जाए। ये सारी चीजें डिस्कस करूंगा जब हम इंशाल्लाह ऑप्थेल्मोलॉजी पढ़ेंगे। लेकिन इसको कहते हैं विजुअल एरर्स, इसको क्या कहते हैं, विजुअल एरर्स, कि किस तरह फिर ग्लासेस के जरिए हम क्या करते हैं, इसको रीडायरेक्ट करके ठीक करा देते हैं। क्लियर है? तो अगर मदर रूबेला इन्फेक्शन से शिकार हो गई फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, उसके आने वाले बच्चे में 3 चीजों का रिस्क होता है, जिसमें से एक पीडीए होगा, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस, इसमें कौन सा मरमर है, मशीनरी मरमर, एक में हेयरिंग लॉस होगी और एक कैटरेक्ट। इन 3 चीजों को हम कहते हैं कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम, CRS, कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम। These 3 things together is called congenital rubella syndrome are the most important MCQs. These 3 things is also known as German measles. इसको हम क्या कहते हैं, जर्मन मीजल्स। वैसे मीजल्स अपना एक इन्फेक्शन है, लेकिन जर्मन मीजल्स इज काज्ड बाय रूबेला वायरस। एमसीक्यूज है, जर्मन मीजल्स इज आल्सो नोन एज कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम। क्लियर है? तो एक एमसीक्यूज में ये भी आया है आप लोगों को बिल्कुल आसान, कि एक माँ है, उसको प्रेगनेंसी में कोई इन्फेक्शन हुआ था, बाद में जनाब उसकी बच्चे में कैटरेक्ट, हेयरिंग लॉस, पीडीए था, तो द बेबी इज सफरिंग फ्रॉम डैश। आंसर इज CRS आर जर्मन मीजल्स, याद रख लेना। ठीक है, कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम इन 3 चीजों की कॉम्बिनेशन को कहते हैं, लेकिन कंजेनिटल रूबेला का दूसरा नाम जर्मन मीजल्स भी है। ठीक है, ये इस तरह याद रखें। नेक्स्ट पॉइंट ऐड करें कि नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास कौन सा है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। नेक्स्ट, बूट शेप हार्ट। boot shaped heart on the chest X-ray is classically seen in dash। अगर एक बच्चा पैदा हो जाए और उसमें बाई बर्थ हार्ट का कुछ मसला है, लेकिन उस बच्चे की हमने चेस्ट एक्सरे कराई और कार्डियोलॉजिस्ट को हार्ट ऐसा देखा जिस तरह बूट, मतलब बूट जिस तरह होता है, बूट शेप, तो दिस बेबी विल सफरिंग फ्रॉम टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट। ये कौन सी डिजीज होगी, टेट्रालॉजी, क्योंकि टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट याद है ना, इट इज वन ऑफ द साइनोटिक हार्ट डिजीज। और टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट में कितनी चीजें हैं, 4, पल्मोनरी स्टेनोसिस, राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी, VSD और ओवर राइडिंग ऑफ एओर्टा। और इन चारों में से सिविरिटी किस पे डिपेंड करती है, पल्मोनरी स्टेनोसिस पे। ठीक है, यहाँ पे आप लोग TOF लिखे, TOF स्टैंड फॉर टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट, बहुत कॉमन MCQs है। ठीक है, नेक्स्ट, मोस्ट कॉमन साइनोटिक हार्ट डिजीज इज, देखें कल मैंने आप लोगों को एक बात बताया था कि मोस्ट कॉमन कंजेनिटल हार्ट डिजीज वाज VSD, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस क्या है, मोस्ट कॉमन साइनोटिक हार्ट डिजीज, तो इसमें VSD आता है। VSD वाज ए साइनोटिक, VSD क्या था, ए साइनोटिक। और साइनोटिक जितने भी डिजीज है वो सारे किससे स्टार्ट होते हैं, T से स्टार्ट होते हैं। तो मोस्ट कॉमन साइनोटिक हार्ट डिजीज अगेन इज टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट, वो टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट है। तो देखिए 2 MCQs याद रखे कि मोस्ट कॉमन कंजेनिटल हार्ट डिजीज वो VSD है,
लेकिन मोस्ट कॉमन साइनोटिक हार्ट डिजीज कौन सा है? वो टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट है। क्लियर है? नेक्स्ट, एग शेल शेप्ड हार्ट on chest X-ray is seen in एक शेल, जो एग है ना, अंडे का जो शेल है, कवरिंग है, मतलब इस तरह एग वाला, उसकी तरह अगर हमें हार्ट देखने को मिला एक्सरे पे, दिस इज ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट वेसल्स। ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल कल हमने बात की थी, ये वो कंडीशन है जिसमें एयोर्टा राइट वेंट्रिकल से और पल्मोनरी आर्टरी लेफ्ट वेंट्रिकल से। तो इन बच्चे में पूरा जो हार्ट की स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगी एंड इट विल बी लुक लाइक एग शेल शेप्ड ऑन द चेस्ट एक्सरे। तो यहाँ पे लेके TOGV स्टैंड फॉर ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट वेसल्स। ये ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट वेसल्स बच्चों में ज्यादा कॉमन है, एक शेप शेल। ठीक है, नेक्स्ट, Down syndrome is most commonly associated with, ओके अब इधर देखें, हाँ, डाउन सिंड्रोम मीन इट इज वन ऑफ द ट्राइसोमी। ये क्या है? ट्राइसोमी है। देखिए, अगर फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन सेल की बात करें, ह्यूमन सेल में क्या होती है? क्रोमोसोम्स, नाम सुना है ना, क्रोमोसोम। देयर आर 46 क्रोमोसोम्स इन अ सिंगल ह्यूमन सेल। तो 46 क्रोमोसोम को अगर हम पेयर्स में कन्वर्ट करें, इट विल बी 23 पेयर्स, क्योंकि ईच पेयर हैज 2 क्रोमोसोम्स। इस तरह है। इसमें अगर हम 44 क्रोमोसोम एक साइड पे करें और फिर कितने रह जाएंगे? 2, ये 2 साइड दूसरे साइड पे। तो इस 44 क्रोमोसोम का मतलब यह है 22 पेयर्स। कितने पेयर? 22। और इसका मतलब क्या है? 1 पेयर। याद रखें, दिस 22 पेयर्स, बात समझ आ रही कि नहीं? ह्यूमन सेल के अंदर कितने पेयर्स? 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम आर कॉल्ड ऑटोसोम्स। इसको हम क्या कहते हैं? ऑटोसोम्स। ठीक है, लेकिन कितने पेयर? एक। इस एक पेयर को हम कहते हैं 6 क्रोमोसोम्स। ठीक है, याद रखें। तो द नंबर्स ऑफ 6 क्रोमोसोम इन अ सिंगल ह्यूमन सेल इज 2, विच इज 1 पेयर। लेकिन द नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम फॉर ऑटोसोम इन अ सिंगल सेल इज 44, विच इज 22 पेयर्स। क्लियर है? इसको हम ऑटोसोम्स कहते हैं और इसको हम 6 क्रोमोसोम। तो इस एक से लेके 22 तक जितने भी पेयर्स हैं, ये हर एक सेल में सेम होते हैं, हाँ वो मेल हो या फीमेल हो। लेकिन इसमें डिफरेंट होता है कि अगर ये पेयर XX है तो भाई ये फीमेल है, लेकिन अगर ये पेयर XY है तो फिर क्या है? मेल है। This one pair will differentiate the sex of individual, either it is male or female। लेकिन ये 22 पेयर क्या होते हैं? सेम होते हैं। अब इधर देखें, अगर जनाब इस हर एक पेयर में कितने क्रोमोसोम होंगे? 2। अगर यहाँ पे पेयर नंबर 21 आ जाए, उसमें 2 क्रोमोसोम का होना जरूरी है, लेकिन जनाब इसमें अगर 2 की बजाय ये क्रोमोसोम कितने हो गए? 3। इसका मतलब कि 2 के साथ एक ऐड हो गया, इसको कहते हैं एडिशन डिफेक्ट। क्या कहते हैं? एडिशन डिफेक्ट। और अगर इस एक, ये तो नॉर्मल है, लेकिन इस नॉर्मल में से एक को हम क्या करें? रिमूव, इसको कहते हैं डिलीशन डिफेक्ट। क्या कहते हैं? डिलीशन। तो पेयर में न 1 होना चाहिए न 3 होने चाहिए, बल्कि टोटल कितने होने चाहिए? 2। तो इसका मतलब यह है अगर 2 से 3 हो जाए उसको ट्राइसोमी कहते हैं, और अगर 2 से 1 हो जाए उसको मोनोसोमी कहते हैं। तो मोनोसोमी और ट्राइसोमी दोनों क्रोमोसोमल डिफेक्ट है। अब इधर देखें, अगर 21 पे एक एक्स्ट्रा आ जाए तो इसको हम क्या कहते हैं? ट्राइसोमी। विच पेयर? 21। इस 21 पेयर के ऊपर अगर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाए, 21 ट्राइसोमी बन जाए, दैट कंडीशन इज कॉल्ड डाउन सिंड्रोम। इसको हम क्या कहते हैं? डाउन सिंड्रोम। तो ये भी MCQs है कि डाउन सिंड्रोम इज अ ट्राइसोमी 21। ये किस पेयर की ट्राइसोमी है? 21। तो 21 पेयर ऑटोसोम में आता है कि 6 क्रोमोसोम? इसलिए जब आप फर्स्ट एड पढ़ते करना, ये हम पढ़ेंगे बायोकेम में, इसमें लिखा है कि ऑटोसोमल ट्राइसोमी, इट इज अ डाउन सिंड्रोम। ऑटोसोमल ट्राइसोमी में क्या आता है? डाउन सिंड्रोम, विच इज अ ट्राइसोमी नंबर 21। अब अगर एक बच्चे में बाई बर्थ डाउन सिंड्रोम है, एक बच्चे में बाई बर्थ ट्राइसोमी 21 है,
उस बच्चे को अगर हार्ट का मसला हो सकता है तो उस बच्चे में कौन सा मसला ज्यादा आ सकता है, ASD, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। और अगर एमसीक्यूज में ये नहीं है देन द नेक्स्ट चांस विल बी VSD। फिर क्या होगा, VSD। तो द मोस्ट, देखे मोस्ट लाइकली जिसका रिस्क ज्यादा होता है, अगर एक बच्चे को डाउन सिंड्रोम है बाय बर्थ और वो पैदा हो जाए, उसके हार्ट में कुछ भी नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन डाउन सिंड्रोम बच्चे में अगर कंजेनिटली बाय बर्थ हार्ट में भी कुछ मसला हुआ तो मोस्ट लाइकली प्रॉब्लम विल बी ASD। अगर ASD नहीं है तो देन विल बी VSD, फिर VSD है जी। ये यहाँ पे डिपेंड करता है, ये ट्राइसोमी 21 XSY अलग चीज है, वो तो 6 क्रोमोसोम का मसला है, वो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है और फिर टर्नर सिंड्रोम है। ये मतलब ये है इसमें XY और XX अपना होगा, लेकिन इसकी ट्राइसोमी देखे जब आप किसी से सैंपल लेते हैं और इसकी क्रोमोसोमल पैटर्न देखते हैं लेबोरेटरी में, इस टेक्निक को कहते हैं कैरियोटाइपिंग। क्या कहते हैं, कैरियोटाइपिंग। तो कैरियोटाइपिंग की बेस पे आपको 21 पे एक एक्स्ट्रा पेयर आएगा, लेकिन इसको रिप्रेजेंट XXY या XXX से नहीं करते, क्योंकि XXY या XXX दीज आर एडिशन डिलीशन डिफेक्ट ऑफ 6 क्रोमोसोम्स। लेकिन डाउन सिंड्रोम किसका मसला है, ऑटोसोम्स का मसला है। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बी कंसिडर्ड 47 बट इट इज नॉट रिप्रेजेंट एज XXY, क्योंकि फिर तो वो X बढ़ गया है। लेकिन इसमें XX का इशू नहीं है, XY का इशू नहीं है, इसमें जस्ट एक ऑटोसोम का इशू है। क्लियर है। लेकिन द टोटल नंबर फ्रॉम 46 विल बी कंसिडर्ड एज 47। नेक्स्ट यहाँ पे 13 नंबर लिखे। 13 नंबर, इफ अ मदर is diabetic, sorry ये 11 12, if a mother is diabetic in pregnancy, her baby will have increased रिस्क ऑफ, हाँ जी, हाँ बेबी, मैं कंजेनिटल हार्ट डिजीज की बात कर रहा हूँ। अगर एक माँ है, वो बात ठीक है आपकी कि उसकी बेबी का जो साइज है ओवरऑल वो बढ़ जाएगा, लेकिन हम कहते हैं कि अगर एक माँ है वो डायबिटिक है फ्रॉम द प्रेगनेंसी, उसके आने वाले बच्चे में अगर हार्ट डिफेक्ट हो सकता है, इट विल बी मोस्ट लाइकली ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट वेसल्स। वो क्या होगा, ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट वेसल। तो याद रखे जिन बेबीज की माएँ या मदर डायबिटिक होती है, उसके आने वाले बच्चे में किस हार्ट डिजीज का ज्यादा चांस है, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स। ये याद रखें, एमसीक्यूज है। क्लियर है। अब आते हैं यहाँ पे 2 पॉइंट्स की तरफ के, यहाँ पे 2 पॉइंट्स क्लियर करते हैं और मजीद जो एमसीक्यूज है। आप लोगों को एग्जाम के लिए ये चीजें, ये पैटर्न समझ आनी चाहिए। एग्जाम में यही तो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल ये नोट लेके, नोट डायबिटिक मदर gives birth to a baby, what will be suspected regarding size, weight, ग्लूकोज। ये 3 चीजें एमसीक्यूज हैं कि अगर एक माँ है वो डायबिटिक है, उसके आने वाले बच्चे में आप क्या सस्पेक्ट करते हैं, बच्चे के किस लिहाज से, साइज के लिहाज से, वेट के लिहाज से और ग्लूकोज के लिहाज से। इसको आप थोड़ा सा देखते हैं, गायनिकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू के साथ भी इम्पोर्टेंट है और कंजेनिटल हार्ट डिजीज में भी इम्पोर्टेंट है। देखें, एक तो यहाँ पे एक आउट एमसीक्यू देखें, एवरेज वेट of the newborn
on the day first is एवरेज वेट। अगर एक बच्चा पैदा हो जाए उसकी एवरेज वेट जो है ना वो कितने से कितने चाहिए, दैट इज 2 kg to 3 kg। कितना चाहिए, 2 kg to 3। मतलब अगर एक बच्चा पैदा हो जाए वो 2 kg से कम नहीं और 3 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो MCQs आता है पेपर में आप लोगों ने एग्जैक्ट वेट लिखना है 2.5 kg, जो इसका बिल्कुल हाफ बनता है। ये रेंज है, ये क्या है, रेंज। 2 kg से 3 kg इज द रेंज, नॉर्मल है। लेकिन एवरेज वेट अगर पूछा जाए MCQs, ही इज एग्जैक्टली राइट, आंसर विल बी 2.5 kg। और लास्ट टाइम जो MCQs आया था उसमें लिखा था 2500 ग्राम, वो क्या लिखा था, तो 2500 ग्राम इज इक्वल टू 2.5 kg। तो अगर MCQs आ जाए कि एक बच्चे की पैदाइश के बाद ऑन द डे फर्स्ट जो वेट है उसकी आप एक रेंज बताएं, वो 2 kg से लेके 3 kg है, लेकिन इसका एवरेज वेट कितना है, 2.5। आप लोगों ने कम्युनिटी मेडिसिन सब्जेक्ट का नाम सुना है, उसमें हमेशा ये सवाल आता है, ठीक है, कि बच्चे की एवरेज वेट कितनी होनी चाहिए, आंसर इज 2.5। अब इधर देखें, अगर एक माँ है वो जनाब प्रेगनेंसी में क्या थी, डायबिटिक थी, और उसने जनाब बच्चे को डिलीवर करना, इधर देखें फॉर एग्जांपल अगर दिस इज अ यूटरस, ये फॉर एग्जांपल क्या है, यूटरस। यूटरस इज कॉल्ड फीटल होम, इसको हम कहते हैं कि क्या कहते हैं, फीटल होम। ये फीटल होम है यूटरस, इसमें जनाब बच्चा होता है। फिर यूटरस का जो अपर पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, दिस पार्ट ऑफ द यूटरस इज कॉल्ड फंडिस, इसको क्या कहते हैं, फंडिस ऑफ द यूटरस। फिर यूटरस की जो ये राउंडेड बॉडी है ना, इसको हम कहते हैं बॉडी। और यूटरस का जो बिल्कुल आखिरी वाला इस तरह जो सर है, बिल्कुल इसका जो ये एरिया है, दिस इज कॉल्ड सर्विक्स, क्या कहते हैं इसको, सर्विक्स। तो आज के बाद याद रखें, यूटरस हैज 3 मेन पार्ट्स इन द फीमेल ट्रैक्ट, दैट इज फंडिस ऑफ द यूटरस, बॉडी ऑफ द यूटरस एंड द सर्विक्स ऑफ द यूटरस। और इसके बाद फिर बर्थ कैनाल है, विजाइना और बर्थ कैनाल है, क्लियर है। लेकिन ये 3 पार्ट्स आप लोगों ने याद रखने हैं। जो बच्चा है वो इधर बॉडी के अंदर इस तरह होता है, क्लियर है। लेकिन जो बच्चे की प्रेजेंटेशन है ना बिफोर द बर्थ, वो कुछ यूं होता है कि बच्चे का जो हेड है इट लाइज टुवर्ड द सर्विक्स, ये किसकी तरफ होती है, सर्विक्स की तरफ। अगर बच्चे का हेड सर्विक्स को सामने बिल्कुल पड़ा हो, एक उसको कहते हैं सिपेलिक प्रेजेंटेशन। कौन सी प्रेजेंटेशन, सिपेलिक प्रेजेंटेशन। लेकिन कभी कभार यूट्रस में अगर माँ इस तरह की केयर ना करे या कोई ट्रोमा से वो गुजरे, एक प्रेग्नेंट वुमन है वो जा रही है, भाई ट्रोमा हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए या वो गिर जाए घर में, या फॉर एग्जाम्पल उसकी पोजीशनिंग कुछ खराब हो जाए, तो इससे पूरे फीटस की पोजीशन क्या हो सकती है, खराब हो सकती है। तो याद रखें, अगर पोजीशन कुछ यूं हो जाए कि हेड दूसरे साइड पे जाए और सर्विस को अदर देन हेड कोई चीज सामने आ जाए, मोस्ट कॉमन जो आती है ना वो बटक्स होती है, या तो बच्चे का बटक्स हो या लिम्ब हो, लेकिन सर्विस की जो सामने पार्ट ऑफ द फीटस है वो अदर देन क्या हो, हेड हो। इस प्रेजेंटेशन को कहते हैं ब्रीच प्रेजेंटेशन। क्या कहते हैं, ब्रीच प्रेजेंटेशन। ये 2 चीजें याद रखें, इफ द प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ द फीटस टुवर्ड द सर्विक्स इज हेड, दैट इज सिफेलिक प्रेजेंटेशन। गायनेकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू के साथ दिस इज कंसिडर्ड करेक्ट एंड परफेक्ट प्रेजेंटेशन। लेकिन अगर अदर देन हेड है तो फिर क्या है, ब्रीच। एंड दिस वी विल फाइंड आउट इन द अल्ट्रासाउंड। ये हम किस में देखते हैं, अल्ट्रासाउंड या पेल्विक एग्जाम पे। जो गायनेकोलॉजिस्ट होती है वो पेल्विक एग्जाम के जरिए, फिंगर के जरिए वो मालूम करती है कि ये हेड पार्ट है या कोई अदर पार्ट है, क्योंकि उन लोगों को एक्सपीरियंस होती है, ठीक है। तो ये याद रख लेना है कि अगर सिफेलिक प्रेजेंटेशन है तो बच्चा तो खुद बहुत क्या हो जाएगा, बर्थ, उसको हम कहते हैं NVD। सिफेलिक प्रेजेंटेशन के जरिए जब बच्चे की बर्थ होती है, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी, इसको क्या कहते हैं, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी। लेकिन अगर बच्चे का कोई और पार्ट है तो फिर वो बर्थ कैनाल के जरिए बाहर नहीं आ सकता, फिर हम कट लगाकर बच्चे को निकालेंगे, उसको हम कहते हैं सी सेक्शन। क्या कहते हैं, सी सेक्शन का नाम सुना है कि नहीं, इसको कहते हैं सिजेरियन सेक्शन। जो कहते हैं बड़े ऑपरेशन के साथ बच्चा पैदा हुआ, इसको सी सेक्शन कहते हैं। वो 2 वजहों से, या तो बच्चा उसकी प्रेजेंटेशन गलत है, वो नॉर्मल आगे आ नहीं सकता, या दूसरी बात यह है कि जो बच्चा है उसका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि जो साइज है या वेट है
वो तो भाई एक लिमिट में होना चाहिए। अगर बच्चे की सिफेलिक प्रेजेंटेशन है, ये हिड है सामने, लेकिन बच्चा देन द नॉर्मल साइज बड़ा बहुत ज्यादा है, फिर भी वो नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी से नहीं आ सकता, तो उसको, या बच्चा आ गया है आगे लेकिन वो स्टक हो चुका है, फिर भी वो हम, क्योंकि बच्चे को हाइपोक्सिया के चांसेस भी ज्यादा होते हैं, तो फिर चाहिए कि बच्चे को हम किससे जनाब निकालें, सी सेक्शन के जरिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन है जो हमने प्रूफ करना है और एमसीक्यूज के लिए, वो ये है कि अगर माँ है, दिस यूट्रस इज अ पार्ट ऑफ मदर, और ये बच्चा है, इस बच्चे और माँ के दरमियान इस कनेक्शन को हम कहते हैं प्लेसेंटा। इसको क्या कहते हैं, प्लेसेंटा। अब माँ है डायबिटिक, माँ डायबिटिक है, तो माँ की जो ग्लूकोज लेवल है ब्लड में वो क्या है, वो ज्यादा है, और हाई ग्लूकोज की वजह से इंसुलिन भी क्या है, वो ज्यादा है। मतलब इसलिए कि वो ले रही है बाहर से, अपना तो नहीं है, लेकिन ग्लूकोज को कम करने के लिए वो क्या लेगी, इंसुलिन लेगी। याद रखें, माँ की जो एक्सिस ग्लूकोज है, इट विल क्रॉस प्लेसेंटा, ग्लूकोज इज इजिली क्रॉसिंग प्लेसेंटा एंड दैट इज रीचेस इनटू द फीटस, और फीटस की ब्लड ग्लूकोज भी क्या हो जाएंगे, ज्यादा, इट इज कॉल्ड हाइपरग्लाइसीमिया। लेकिन मदर की ग्लूकोज बढ़ना इस कॉल्ड मैटरनल हाइपरग्लाइसीमिया, और फीटस के ब्लड में बढ़ना इस कॉल्ड फीटल हाइपरग्लाइसीमिया। लेकिन माँ की जो इंसुलिन है ना, वो चाहती है कि मैं कहाँ पे जाऊँ, फीटस की तरफ, लेकिन इंसुलिन कैन नॉट क्रॉस प्लेसेंटा, ग्लूकोज कैन इजीली क्रॉस प्लेसेंटा, इंसुलिन कैन नॉट क्रॉस प्लेसेंटा। तो अगर एक माँ है, वो प्रेग्नेंट है, उसके पास कोई और चारा नहीं है, और वो ग्लूकोज कम करना चाहती है, द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एनी टाइप ऑफ डायबिटिक पेशेंट इन प्रेगनेंसी आंसर इज इंसुलिन, बिकॉज इंसुलिन कैन नॉट क्रॉस प्लेसेंटा। बात समझ आ गई क्या नहीं? तो माँ से सिर्फ फीटस को क्या जा रही है, ग्लूकोज, और फीटस का इंसुलिन भी बढ़ जाएगा। वो कैसे बढ़ेगा, क्योंकि फीटस का अपना पेंक्रियाज है, फीटस भी एक बॉडी है ना, उसका पेंक्रियाज होगी क्या नहीं, उसकी पेंक्रियाज से क्या निकलेगा, शाबाश, इंसुलिन, और वो इंसुलिन ग्लूकोज को क्या करेगा, काम। जब बच्चा पैदा हो जाए, बच्चा पैदा हो जाए तो वो कनेक्शन खत्म हो जाता है प्लेसेंटा, तो माँ से जो आने वाला ग्लूकोज था वो क्या हो चुका है, लेकिन इंसुलिन इतना ज्यादा है फीटस के अपने पेंक्रियाज से कि उसको कम करने में ज्यादा टाइम लगेगा, तो वो इंसुलिन जो नॉर्मल ग्लूकोज है उसको भी क्या करेगा, कम करेगा। तो याद रखे, जो डायबिटिक मदर का बच्चा होता है, वो जब पैदा हो जाता है तो उसका ग्लूकोज लेवल ऑन द डे फर्स्ट ज्यादा हो गया, कम हो जाएगा, हाँ जी, कम हो जाएगा, इसको कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। तो याद रखे, व्हाट इज द ग्लूकोज स्टेटस इन अ न्यूली बॉर्न बेबी हैविंग डायबिटिक मदर, डिक्रीज, ये क्या होगा, डिक्रीज। दूसरी बात, उस बच्चे में ओवरऑल इंसुलिन क्या होगा, ज्यादा। इंसुलिन इज द ओनली हार्मोन विच इज कंसिडर्ड एनाबोलिक हार्मोन। ये क्या होता है, एनाबोलिक मीन कि ये चीजों की बनावट में काम करता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है, लिपिड सिंथेसिस करता है। जितना प्रोटीन ज्यादा बनेगा, लिपिड ज्यादा बनेगा, तो उतना ओवरऑल साइज ऑफ द बॉडी बढ़ेगी कि कम, बढ़ेगी। तो इसलिए साइज जो है ना वो इंक्रीज होगा, और इंक्रीज साइज ऑफ द बेबी इज कॉल्ड मैक्रोसोमिया। मैक्रो मीन ज्यादा, बड़ा, माइक्रो नहीं, मैक्रोसोमिया। और दूसरी बात है कि जितना प्रोटीन ज्यादा होगा, लिपिड ज्यादा होगा, उतना बच्चे की वेट भी क्या होगी, ज्यादा। तो डायबिटिक मदर के बच्चे हमेशा यूजुअली मोर देन 3 kg में होते हैं। इसलिए डायबिटिक मदर के जितने भी 90% बच्चे हैं वो इतने मैक्रोसोमिक लेवल पे चले जाते हैं कि वो नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी से फिर नहीं आते। फॉर दैट वी हैव टू गो फॉर सी सेक्शन, हम सी सेक्शन ही करते हैं। क्लियर है? तो दीज आर द की पॉइंट्स रिगार्डिंग डायबिटिक मदर एंड हर फीटस, ठीक है। लेकिन इसको आगे हम हर डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ये एमसीक्यूज आता है, डायबिटिक मदर अगर एक बर्थ देगी बेबी को, तो ऑन द डे फर्स्ट द बेबी विल डेवलप हाइपोग्लाइसीमिया and that baby is usually more than 3 kg which is considered macrosomic baby, उसको मैक्रोसोमिया भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लेके शाबाश, वो पॉइंट नंबर 13, पॉइंट नंबर 13 लिखें, रेडियो फ्यूमोरल डिले is classically seen in
रेडियो फीमोरल डिले इज क्लासिकली सीन इन डैश, आंसर इज कोआर्क्टेशन ऑफ एओर्टा। किस कंडीशन में? कोआर्क्टेशन ऑफ एओर्टा। ओके जी, व्हाट इज कोआर्क्टेशन? कोआर्क्टेशन मीन नेरविंग, इट इज द नेम फॉर नेरविंग। कोआर्क्टेशन का मतलब है नेरविंग। जब एओर्टा की नेरविंग होती है बाय बर्थ, उन बच्चों में क्या होता है? रेडियो फीमोरल डिले। अब यार देखें, लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलती है? एओर्टा। एओर्टा का वो पार्ट जो ऊपर की तरफ जाता है, असेंडिंग एओर्टा, फिर आर्च ऑफ एओर्टा, और फिर डिसेंडिंग एओर्टा, फिर क्या है? डिसेंडिंग एओर्टा। एमसीक्यूज याद रखे, बाय बर्थ बच्चों में यूजुअली एओर्टा की जो नेरविंग है वो यहाँ पे होती है, डिसेंडिंग एओर्टा की स्टार्ट में होती है। इस तरह ये एरिया क्या हो जाती है? नेरो हो जाती है। तो ऐसा कंडीशन जिसमें असेंडिंग, अब इधर देखें, ये पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी और इस एओर्टा के दरमियान कनेक्शन क्या था? हाँ जी, बिफोर द बर्थ डक्टस आर्टीरियोसस, याद है? डक्टस आर्टीरियोसस इज अ डक्ट which connect pulmonary artery to the aorta। लेकिन एओर्टा की कितनी पार्ट से? 3, ascending, arch and descending। जहां पे आर्च खत्म होता है ना, आर्च, और क्या स्टार्ट होता है? दिस इज द पॉइंट वेयर डक्टस आर्टीरियोसस जॉइन द एओर्टा। ये भी पॉइंट याद रखें, ये ascending एओर्टा में नहीं गया, आर्च में नहीं, डिसेंड, ये आर्च और डिसेंडिंग के दरमियान जो जंक्शन है ना, ये डक्टस आर्टीरियोसस वहां पे कनेक्ट है। अब इधर देख, अगर एक बच्चा है उसमें एओर्टा की नेरविंग इधर है और एक बच्चे में इधर है, तो इधर देखिए एक डक्ट से पहले है और एक डक्ट से बाद में है, तो इसको हम कहते हैं प्रीडक्टल कोआर्क्टेशन। इसको क्या कहते हैं? प्रीडक्टल कोआर्क्टेशन ऑफ एओर्टा। और इसको क्या कहेंगे? पोस्ट डक्टल कोआर्क्टेशन ऑफ एओर्टा। तो कोआर्क्टेशन ऑफ एओर्टा इज आर ऑफ 2 टाइप डिपेंडिंग अपॉन द नेरविंग ऑफ एओर्टा इन रिलेशन टू डक्टस आर्टीरियोसस। जिस जगह पे एओर्टा को ये डक्ट मिल चुका है ना, अगर उससे पहले पहले नेरविंग है तो वो क्या है? प्रीडक्टल है, और अगर उसके बाद में है तो क्या है? पोस्ट डक्टल है। लेकिन 80% बच्चों में क्या होता है? पोस्ट डक्टल होता है। अगर यहाँ पे डक्टस आर्टीरियोसस क्या है? डक्टस आर्टीरियोसस के बाद अगर एओर्टा क्या है? नेरो है, तो ब्लड यहाँ से तो सही आएगा कि नहीं? असेंडिंग एओर्टा में ब्लड सही जाएगा, आर्च ऑफ एओर्टा में, लेकिन नीचे डिसेंडिंग एओर्टा में ब्लड का ना डिक्रीज। और असेंडिंग एओर्टा और आर्च ऑफ द एओर्टा से जितनी भी ब्रांचेस निकलती है, दे सप्लाई अपर लिम्ब एंड हेड एंड नेक एरिया, और डिसेंडिंग एओर्टा फिर नीचे जाकर ब्रांचेस देगी। तो इन बच्चों में जो कोआर्क्टेशन पोस्ट डक्टल के बच्चे होते हैं, इन बच्चों में अपर लिम्ब को ब्लड सप्लाई ज्यादा होगी कि कम? ज्यादा। तो हम कहते हैं कि देयर विल बी इंक्रीज प्रेशर, HTN स्टैंड फॉर हाइपरटेंशन, इन दी अपर एक्सट्रीमिटीज। जो अपर लिम्ब है उसमें ब्लड की प्रेशर क्या होगी? ज्यादा। लेकिन हाइपोटेंशन इन दी लोअर एक्सट्रीमिटीज। बात समझ आ गई कि नहीं? कि अपर लिम्ब और हेड एंड नेक में ब्लड का फ्लो ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे तो नॉर्मल ब्लड जाएगी, लेकिन नीचे जो ब्लड ने जाना था लोअर लिम्ब की तरफ, उसमें क्या होगी? हाइपोटेंशन। तो अपर लिम्ब में द मोस्ट कॉमन आर्टरी वेयर वी कैन पाल्पेट द पल्स, दैट इज दिस आर्टरी। डॉक्टर इस तरह करते हैं ना, ये कौन सा बोन है यहाँ पे? रेडियस। तो रेडियस बोन के साथ जो हम पल्स लेते हैं उसको हम कहते हैं रेडियल पल्स। किस आर्टरी में? रेडियल आर्टरी में। तो कौन सी पल्स है? रेडियल पल्स। और द मोस्ट कॉमन आर्टरी वेयर वी टेक द पल्स इन द लोअर एक्सट्रीमिटी इज कॉल्ड फीमोरल आर्टरी, विच इज कॉल्ड फीमोरल पल्स। इस तरह है ना। अब देखें, नॉर्मली अगर हम उस बच्चे की, इधर देखें, अगर उस बच्चे की हम रेडियल पल्स चेक करेंगे तो उसमें ब्लड ज्यादा होगा कि कम? ज्यादा। लेकिन फीमोरल पल्स को ब्लड ज्यादा मिलेगा कि कम? तो रेडियल पल्स जब हम 2 दफा महसूस करेंगे तो 1 दफा हम क्या महसूस करेंगे? फीमोरल। तो रेडियल पल्स पहले आएगा और फीमोरल पल्स को आने में डिले होगा। तो इसको क्या कहेंगे? अगर रेडियल पल्स ज्यादा आ जाए, जल्दी आ जाए, और फीमोरल पल्स टाइम हो ले, तो उसको क्या कहेंगे? रेडियो फीमोरल डिले। और ये तब होगा जब एओर्टा डिसेंडिंग एओर्टा की लेवल पर क्या हो? नेरो हो। तो रेडियो फीमोरल डिले इन द पल्स इज क्लासिकली सीन इन कोआर्क्टेशन ऑफ एओर्टा, व्हिच इज यूजुअली पोस्ट डक्टल कोआर्क्टेशन ऑफ एओर्टा। क्लियर है? ये पॉइंट बहुत क्लासिकली आते हैं। और एक दफा एमसीक्यूज ये भी आए हैं कि अ बेबी बोर्न
and on examination the baby has hypertension in the upper extremity and hypotension in the lower extremity, what you will suspect? Again coarctation of aorta. नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड फ्लो अपर एक्सट्रीमिटी क्या है? ज्यादा, तो आरबीसी भी उधर ज्यादा जाएगी, तो अपर एक्सट्रीमिटी रेडिश कलर इन द बेबी, लोअर एक्सट्रीमिटी bluish coloration in the baby, again the diagnostic of coarctation of aorta. So upper extremity hypertension, lower extremity hypotension, upper extremity reddish coloration, lower extremity bluish coloration, upper extremity radial pulse strong, lower extremity femoral pulse weak, all the points favoring in the coarctation of aorta. Clear है? ये MCQs कॉमन है. नेक्स्ट आते हैं जनाब 14 नंबर पे. 14 नंबर MCQs की तरफ आते हैं कि अगर यह आ जाए कि होलोसिस्टोलिक मर्मर, होलोसिस्टोलिक मर्मर, होलोसिस्टोलिक मर्मर इज आल्सो नोन एज पेन सिस्टोलिक मर्मर. कौन सी? पेन सिस्टोलिक मर्मर इन चिल्ड्रन इज सीन इन डैश. आंसर इज VSD. वो कौन सा होगा? VSD, वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट. दोज मर्मर या दोज एबनॉर्मल साउंड विच वी विल हर्ट इन सिस्टोल, इसको हम कहते हैं सिस्टोलिक मर्मर. और वो मर्मर जो डायस्टोल में उसको क्या कहते हैं? डायस्टोल. और जो दोनों में है उसको कंटिन्यूअस मर्मर कहते हैं, जो PDA में होता है. लेकिन याद रखें, इधर देखें, अगर कंट्रैक्शन फेज ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड सिस्टोल. अगर सिस्टोल यहाँ से स्टार्ट हो जाए और यहाँ पे ख़त्म हो जाए, तो फिर यहाँ से क्या स्टार्ट होगा? और यहाँ पे ख़त्म हो जाए, फिर यहाँ से सिस्टोल, फिर से स्टार्ट होगा, फिर डायस. इस तरह है ना, कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट सिस्टोल, रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट डायस्टोल, फिर सिस्टोल, फिर डायस्टोल. अब इधर इस पॉइंट को क्लियर करें. अगर कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट पे स्टेथोस्कोप रखता है और यहाँ से सिस्टोल स्टार्ट है लेकिन उसको मरमर सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन यहाँ से मरमर स्टार्ट हो गया और यहाँ पे मरमर फिर दोबारा क्या हुआ? खत्म. तो ये ऐसा मरमर है जो सिस्टोल के दौरान स्टार्ट भी हुआ है और सिस्टोल के दौरान खत्म भी हुआ है. इन तरह की मरमर को हम क्या कहते हैं? सिस्टोलिक मरमर्स कहते हैं. क्लियर है? लेकिन ऐसा मरमर जो स्टार्ट ऑफ द सिस्टोल से स्टार्ट हो जाए और पूरे सिस्टोल में होते हुए कहाँ पे एंड हो जाए? एंड ऑफ द सिस्टोल में, इसको कहते हैं होलोसिस्टोलिक मरमर. उसको कहते हैं होलो मीन थ्रू आउट द सिस्टोल. बात समझ आ रही कि नहीं? सिस्टोलिक तो सिस्टोल का एक खास इवेंट में होगा, लेकिन जो ही सिस्टोल स्टार्ट हो और जब तक वो एंड ना हो, वो मरमर भी उस तरह हो, तो उसको क्या कहेंगे? होलोसिस्टोलिक मरमर. पेन का मतलब क्या है? एज अ होल. एज अ होल सिस्टोल में जो मरमर आ जाए उसको क्या कहेंगे? पेन सिस्टोलिक या होलोसिस्टोलिक. दिस इज द क्लासिकल केस ऑफ VSD. लेकिन एक और MCQs क्वेश्चन इसके साथ ऐड करें 15 नंबर के सेम MCQs आएगा. होलोसिस्टोलिक मरमर, होलोसिस्टोलिक मरमर इज आल्सो नोन एज पेन सिस्टोलिक मरमर रेडिएट्स टू, अब देखें, रेडिएट टू एक्सिला. द पॉइंट इज एक्सिला. सम मरमर द कार्डियोलॉजिस्ट विल से इट इज लोकलाइज्ड, ये इस एरिया तक लोकलाइज है, इधर पे है. कुछ कहते हैं कि ये मरमर ऐसा फील होता है स्टेथोस्कोप पे कि ये किसकी तरफ जा रहे हैं? एक्सिला की तरफ जा रहे हैं. MCQs है ऐसा मरमर कि वो बच्चों में हो होलोसिस्टोलिक लेकिन एक ही पॉइंट तक लोकल हो, वो क्या है? VSD. लेकिन ऐसा होलोसिस्टोलिक मरमर एडल्ट में कि वो किसकी तरफ रेडिएट करे? दैट इज ट्राइकस्पिड रीगर्जिटेशन. फिर ये क्या है? ट्राइकस्पिड रीगर्जिटेशन. ट्राइकस्पिड वाल का नाम सुना है कि नहीं? ट्राइकस्पिड रीगर्जिटेशन. और ट्राइकस्पिड रीगर्जिटेशन के सामने कौन सा वाल है? माइट्रल वाल. इसकी रीगर्जिटेशन का भी सेम सिनेरियो है. बस ये पॉइंट याद रखें. तो ट्राइकस्पिड और माइट्रल वाल को हम AV वाल्व कहते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व. इन दोनों की रीगर्जिटेशन में होलोसिस्टोलिक मरमर होता है और कहाँ पे रेडिएट करता है? एक्सिला की तरफ जाता है. द डिफरेंस बिटवीन दीज टू एंड दिस इज रेडिएशन. अगर होलोसिस्टोलिक मरमर एक ही जगह तक है, VSD है, अगर वो एक्सिला को रेडिएट करता है या तो ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन है या माइट्रल रिगर्जिटेशन है. पॉइंट समझ आ गई कि नहीं? दीज आर अनदर क्वेश्चन टू बी आस्क्ड इन दी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी इंपॉर्टेंट वन. तो एनाटॉमी में तो खैर इन लोगों ने बहुत कम चीज़ें लिखी है. वी डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग विच इज पॉसिबल इन द एग्जाम रिगार्डिंग
कंजेनिटल हार्ट डिजीज एंड देयर क्लिनिकल केसेस। ठीक है, तो ये पॉइंट सबको पता होना चाहिए क्योंकि इससे एमसीक्यूज आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ओके, अब एक और पॉइंट की तरफ आते हैं। द रेमिनेंट ऑफ, रेमिनेंट मीन बकिया हिस्सा, द रेमिनेंट ऑफ डक्टस आर्टीरियोसस। मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जो डक्टस आर्टीरियोसस है ये बर्थ के बाद क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है और ये एक लेगामेंट पे रिप्लेस हो जाता है, उसको लेगामेंटम आर्टीरियोसम कहते हैं। देखिए, अगर आप लोग किसी कार्डियोलॉजी वार्ड में, आप लोगों में से बहुत से लोग होंगे इंशाल्लाह जो यू पीपल विल ज्वाइन कार्डियोलॉजी इन द फ्यूचर, अगर कार्डियोलॉजी में जाकर ओपन हार्ट सर्जरी करे किसी सीनियर के पास और वो आपको कहे यार ये लेगामेंटम आर्टीरियोसम है क्या चीज़, ये इस बंदे की बर्थ से पहले क्या होती थी, डक्टस आर्टीरियोसस। तो मतलब ये है कि जिस तरह एक इवेंट होता है वो इंसान की दिमाग पे एक निशान छोड़ के चला जाता है, तो बिफोर द बर्थ जो डक्टस आर्टीरियोसस था उसकी जिंदगी भर आखिरी दम तक जो एक निशान है, एक बकिया हिस्सा है, वो एक लेगामेंट है जिसको हम कहते हैं लेगामेंटम आर्टीरियोसम। आर्टीरियोसम क्लियर है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके 17, द रेमिनेंट ऑफ फोरामेन ओवेल। कल मैंने फोरामेन ओवेल की जिक्र की है कि नहीं? व्हाट इज फोरामेन ओवेल? हाँ, एट्रियल सेप्टम में जो डिफेक्ट है, होल है बिफोर द बर्थ, जो ब्लड को शंट करे राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम की तरफ, उसको हम क्या कहते थे, फोरामेन ओवेल। इट वाज गुड और बैड? वेरी गुड बिफोर द बर्थ। लेकिन अगर ये फोरामेन ओवेल बंद हो जाए बर्थ के बाद तो उसका एक बकिया हिस्सा रहेगा एट्रियल सेप्टम के ऊपर और उसका नाम क्या होगा, फोसा ओवेलस। उसको क्या कहते हैं, फोसा ओवेलस। और आई रिमेंबर स्टिल जब हम एग्जाम दे चुके थे पीएमडीसी, दिस इज वन ऑफ द एमसीक्यूज वी फेस, कि व्हाट इज द रेमिनेंट ऑफ फोरामेन ओवेल इन द लेटर इन द लाइफ आफ्टर द बर्थ, आंसर विल बी फोसा ओवेलस। तो फोसा ओवेलस फिर उस रेमिनेंट का नाम है जो बर्थ के बाद रह जाता है। ओके, फिर यहाँ पे एक पॉइंट सिर्फ याद रखें, अगर ये हम फीटल सर्कुलेशन फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे, अगर ये आर्टरी है और ये भी एक आर्टरी है, इन दोनों आर्टरी के दरमियान अगर हम यहाँ पे एक कनेक्शन क्रिएट करें इस तरह, इन दोनों आर्टरी के दरमियान एक कनेक्शन, एक डक्ट आ जाए, तो दो ऐसा डक्ट जो दो आर्टरी के दरमियान हो, इसको क्या कहेंगे, डक्टस आर्टीरियोसस, क्योंकि इनके दोनों तरफ क्या है, आर्टरीज है। और अगर एक ऐसा डक्ट हम पढ़े कि इसके दोनों अतराफ क्या हो, वेन्स हो, उसको हम कहेंगे डक्टस विनोसस। क्या कहते हैं, डक्टस विनोसस। डक्टस विनोसस क्या है, इट इज प्रेजेंट इन द फीटस लीवर, जो इंफीरियर वीना केवा और हेपेटिक वेन के दरमियान होता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं। लेकिन ये तो आप लोगों को पता है कि पल्मोनरी आर्टरी और योटा के दरमियान। आर्टीरियोसस मीन कि इसके दोनों तरफ क्या है, आर्टरी। विनोसस मीन वेन। ये डक्ट खत्म होगा कि बर्थ के बाद रहेगा, इसकी जो रेमिनेंट है वो क्या होगा, लेगामेंटम आर्टीरियोसम। तो ये वेन भी जो फीटस के अंदर है बर्थ से पहले, वो बर्थ के बाद क्या हो जाएगा, खत्म। और ये भी किससे रिप्लेस होगा, एक लेगामेंट से। सो द रेमिनेंट ऑफ डक्टस विनोसस इज लेगामेंटम विनोसम। जिस तरह लेगामेंटम आर्टीरियोसम है तो डक्टस विनोसस का रेमिनेंट क्या होगा, लेगामेंटम आर्टीरियोसम। ऐड करें, द रेमिनेंट ऑफ डक्टस विनोसस इज, आंसर इज लेगामेंटम विनोसम। और भाई ये जो रेमिनेंट मैंने 3-4 लेके, इसमें एक जरूर क्वेश्चन है, वेरी फेवरेट फॉर द एग्जामिनर, लेगामेंटम विनोसम। तो लेगामेंटम आर्टीरियोसम is the remnant of ductus arteriosus और ligamentum venosum is the remnant of ductus venosus। ठीक है, ये ductus venosus है। नेक्स्ट आखिरी 2 पॉइंट्स रहते हैं शाबाश, इसमें आप लोगों ने ये ऐड करना है 19, नेम द artery which carry deoxy blood and vein
which carry oxy blood before the birth। कब की बात है? बिफोर द बर्थ। ठीक है, पल्मोनरी वेन आर्टरी की कंसेप्ट तब आती है व्हेन देयर इज आफ्टर द बर्थ, क्योंकि बिफोर द बर्थ लंग्स इज कोलैप्स, लंग्स आर नॉट वर्किंग। अगर एमसीक्यूज आ जाए कि ऐसे आर्टरी का नाम बताए, हम तो कहते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द आर्टरी कैन कैरी ऑक्सी ब्लड, लेकिन बर्थ से पहले बच्चे में, फीटस में एक आर्टरी होती है जिसमें कौन सी ब्लड जाती है? आंसर इज अम्बिलिकल आर्टरी, अम्बिलिकल आर्टरीज। क्लियर है? अम्बिलिकल आर्टरीज। और वो वेन जो क्या ले जाए? ऑक्सी ब्लड अम्बिलिकल वेन, ये याद रखे। अम्बिलिकल आर्टरीज कैन कैरी डीऑक्सी और अम्बिलिकल वेन कैन कैरी ऑक्सी ब्लड। ये कब की बात है? शाबाश, बर्थ से पहले की बात है। भाई ये क्वेश्चन ऑल द टाइम पूछा जाता है, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, they will come in the picture if they ask the same statement after the birth। जब वो क्या पूछे? आफ्टर द बर्थ। लेकिन बिफोर द बर्थ आप लोगों ने ये याद रखना है कि जो आर्टरी डीऑक्सी ब्लड ले जाएगी तो वो क्या है? वो अम्बिलिकल आर्टरीज है, और जो ऑक्सी है वो अम्बिलिकल वेन है। नेक्स्ट एमसीक्यू बहुत कॉमन, इन अ फीटस द टोटल अम्बिलिकल आर्टरीज, क्या कि फीटस, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? अम्बिलिकल आर्टरी, मैंने नहीं लिखा है आर्टरी इस तरह, मैंने क्या लिखा है? आर्टरीज। द नंबर्स ऑफ अम्बिलिकल आर्टरीज इन अ सिंगल फीटस इज 2। ये एमसीक्यूज है। टोटल अम्बिलिकल आर्टरीज कितनी होती है? 2, लेकिन अम्बिलिकल वेन इज ओनली 1। ये भी एमसीक्यूज है कॉमनली। ठीक है, तो अगर आप लोगों से कोई ये पूछे, देखो ना यार किस चीज़ की खुशी में बैठे हो, अम्बिलिकल आर्टरीज बिफोर द बर्थ कौन सी ब्लड कैरी करेगी? डीऑक्सी, विच आर टोटली 2 इन नंबर। ये 2 नंबर में कैसे अरेंज है? ये 1 में कैसे? फीटस में पढ़ेंगे। लेकिन फीटस में अगर गायनाकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे कि अम्बिलिकल आर्टरीज कितनी होती है? 2, तो अम्बिलिकल वेन कितनी है? 1। इसमें डीऑक्सी ब्लड जाएगी और इसमें ऑक्सी ब्लड जाएगी। स्टेटमेंट लिखता नहीं हूँ, लेकिन सेम स्टेटमेंट है, सिर्फ मैं क्या लिखूंगा? आफ्टर बर्थ। तो फिर बात किस पे जाएगी? पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी। पल्मोनरी आर्टरी लिखे 2 इन नंबर्स, pulmonary veins are 4 in number। Again MCQs, the total pulmonary arteries are 2 because we have 2 lungs। तो एक राइट पल्मोनरी आर्टरी है और एक लेफ्ट पल्मोनरी है, लेकिन ईच पल्मोनरी आर्टरी इज ड्रेन बैक बाय 2 वेन्स। तो एक एक से 2 जब आएगी तो कितने हो जाएंगे? 4। तो 2 पल्मोनरी आर्टरीज होती है लेकिन 4 पल्मोनरी वेन्स होती है। बात समझ आ गई क्या नहीं? पल्मोनरी आर्टरीज कहाँ से निकलती है? राइट वेंट्रिकल से, और एक लेफ्ट साइड पे जाती है और एक राइट पे। लेकिन जो पल्मोनरी वेन है दे विल बी ड्रेन इनटू लेफ्ट एट्रियम। ये कहाँ पे ड्रेन करती है? लेफ्ट एट्रियम में। तो भाई इनमें से भी काफी क्वेश्चन होते हैं नंबरिंग में। अम्बिलिकल आर्टरी 2 इन नंबर, अम्बिलिकल वेन 1 इन नंबर, पल्मोनरी आर्टरी 2 इन नंबर, पल्मोनरी वेन 4 इन नंबर। क्लियर है? याद रहेंगे कि नहीं? अब जो आजकल कार्डियोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट है ना, वो लोग ये कहते हैं, इधर देखे, जो कार्डियोलॉजी वाले हैं वो कहते हैं, इधर देख, अगर ये हार्ट है आफ्टर द बर्थ, अगर ये हार्ट है तो हार्ट से फॉर एग्जांपल हार्ट से ये ऊपर से क्या आता है? सुपीरियर वीना केवा, ये क्या आ रही है? और ये क्या है? पल्मोनरी वेन। ये पल्मोनरी वेन है, ये क्या है? पल्मोनरी। और ये क्या है? एक पॉइंट याद रखे, दोज वेसल्स, वेसल्स मीन जो ब्लड वेसल्स है, दोज वेसल्स विच आर गिविंग ब्लड इनटू द वेन्स। ये कार्डियोलॉजी का बहुत रीसेंट कॉन्सेप्ट है कि वो वेसल जो ब्लड किसको दे रहे? हार्ट को दे रहे। हाँ, वो जो भी हो नाम पे, आर्टरी हो, वेन हो, जो भी हो, लेकिन वो वेसल जो ब्लड किसको दे रहे हो? हार्ट को। दे ऑल द टाइम विल बी कंसिडर्ड वेन्स। उसको हम क्या कहेंगे? वेन्स। अब इधर देखे, ये सुपीरियर वीना केवा और इन्फीरियर वीना केवा ब्लड हार्ट को दे रहे कि नहीं? राइट एट्रियम में। तो क्या होंगे? तो दोनों वेन है कि नहीं? अब इसको कौन सा चीज आ रही है? ये भी वेन। अब इसमें डीऑक्सी ब्लड है और इसमें, उसकी डिफरेंस कार्डियोलॉजी वाले कहते साइड पे करें। बस जो चीज हार्ट में ड्रेन हो रही है ना, ये सारे क्या होंगे?
नो मैटर कि इसमें ऑक्सी ब्लड है कि डीऑक्सी है। तो दो पाइप्स, वो वेसल जो हार्ट की तरफ जा रही है वो सारे क्या होंगे, वेन्स। ये अयोर्टा हार्ट से आ रही है, पल्मोनरी हार्ट से आ रही है। दोज वेसल विच आर टेकिंग ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट दे विल बी कंसिडर्ड आर्टरीज। अब एओर्टा इज द बिग आर्टरी, इसमें कौन सी ब्लड है, ऑक्सी। पल्मोनरी आर्टरी में कौन सी है, अब ये ऑक्सी है या डीऑक्सी है, बट बोथ आर आर्टरीज, बोथ आर आर्टरीज। तो ये कॉन्सेप्ट आज के बाद नया सीख ले कि दोज वेसल which will be drain blood into the heart considered veins, or those vessel which will drain away from the heart will be considered arteries। बस ये है। वो 9th और 10th क्लास की बात थी कि those vessel which can carry oxy is called artery except pulmonary vein, ये हम रट चुके थे पहले। और those vessel which contain deoxy blood is called veins except pulmonary artery। no, रेस्पिरेटरी सिस्टम में आप लोग बिलीव नहीं करेंगे कि मेडिसिन में अल्लाह ने कौन सी कुदरत रखी है। वी विल प्रूव ईच एंड एवरीथिंग विद द टाइम, बिकॉज हम कहते हैं कि वेन के अंदर कौन सी ब्लड है, डीऑक्सी, बट वेन कंटेन ऑक्सी ब्लड टू। ये एमसीक्यूज है। वेन जो है, वेन अगर इस टाइम किसी भी वेन में हम सैंपल लेंगे उसमें हमें प्योर डीऑक्सी ब्लड नहीं मिलेगी, उसमें क्या है, ऑक्सी ब्लड भी है, लेकिन मेजॉरिटी इसमें क्या है, डीऑक्सी ब्लड है। तो ये ऑक्सी डीऑक्सी की जो बात है ये प्योरिटी पे नहीं है, ये कंसंट्रेशन पे है। तो इसका मतलब, हाँ जी, एनीथिंग। ये अब देखे पोर्टल वेन, वो हेपेटिक वेन इंफीरियर, तो सारे हार्ट की तरफ आ रहे ना, तो सारे वेन ही कंसिडर होंगे। पोर्टल वेन कहाँ पे ड्रेन करेगा, लीवर में। तो लीवर से किसके जरिए, हेपेटिक वेन किसको ड्रेन करता है, इंफीरियर। तो ये चेन जितना भी आपने निकाला है ये किसको आ रहा है, हार्ट को। तो ये सारे के साथ आर्टरी आएगी कि वेन्स, ये वीनस सिस्टम है। तीसरे तो पोर्टल वीनस सिस्टम होता है, लेकिन पोर्टल आर्टियल सिस्टम नहीं होता। तो कहने का मतलब यह है कि जो भी वेसल्स आज के बाद याद रखे, नो मैटर उसमें ऑक्सी ब्लड है या डीऑक्सी है, वी आर डॉक्टर, जो भी ब्लड है, हम कल वीनस सैंपल लेंगे, वीनस सैंपल उसमें भाई ऑक्सी ब्लड भी होगी। इसका मतलब ये नहीं कि देयर इज मिक्सिंग इन द वीनस ब्लड, नो, बिकॉज अप टू सम एक्सटेंट वीनस ब्लड कंटेन आर्टीरियल ब्लड। ये याद रखें, ठीक है। कितना होना चाहिए, कहाँ पे होना चाहिए, विल डिस्कस इन डिटेल व्हेन वी स्टडी गैसियस ट्रांसपोर्ट, क्योंकि ऑक्सी और डीऑक्सी डिपेंड करते हैं ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड पे, और ऑक्सीजन हम सांस में लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और गैसियस ट्रांसपोर्ट इन द ब्लड वी विल डिस्कस इन रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्लियर है। तो आज के बाद दो कंसेप्ट आ गए, दोज वेसल विच ड्रेन इनटू द हार्ट विल बी कंसिडर्ड वेन्स, those vessels which take blood away from the heart will be considered arteries। और venous blood also contain arterial blood, और arterial blood contain very little, ना होने के बराबर venous blood। ठीक है, ये पॉइंट्स याद रखें। ओके, सो इंशाल्लाह कल से फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, डाउन सिंड्रोम कैन अफेक्ट एनी सेक्स, ये मेल फीमेल दोनों में हो सकती है, लेकिन मोस्ट कॉमनली अफेक्ट मेल, ज़्यादा मेल बेबीज होती है, लेकिन इट कैन अफेक्ट बोथ सेक्स, मेल फीमेल, क्योंकि इट इज़ नॉट डिपेंड ऑन 6 क्रोमोसोम, अगेन इट डिपेंड ऑन ऑटोसोम्स। 21 पेयर इज ऑटोसोम, ये 6 क्रोमोसोम नहीं है। जैसा कि अगर यहाँ पे देखें, एक और बहुत एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट, अगर फीमेल है, एक्स है, ठीक है, इन दोनों में से एक एक्स क्या रहती है, एक्टिव रहती है, लेकिन मेजॉरिटी टाइम एक एक्स क्या रहती है, इनएक्टिव। एमसीक्यूज ये है कि एक्टिव और इनएक्टिव, दिस एक्टिव एक्स विल मेंटेन द प्यूबर्टल साइन, सेक्सुअल डेवलपमेंट, लेकिन जो इनएक्टिव सेक्स है ना, इन फीमेल इट इज कॉल्ड बार बॉडी, इसको हम क्या कहते हैं, बार बॉडी। अगर एमसीक्यूज में आ जाए, एमसीक्यूज में कि हाउ मेनी बार बॉडी इज सीन इन फीमेल नॉर्मल सेक्स, आंसर इज 1, बिकॉज बार बॉडी इज द इनएक्टिव एक्स, और वो कितने होते हैं, एक बार बॉडी है। अगर ये एक्स खत्म हो जाए, बिल्कुल जीरो हो जाए, तो ये तो अपना एक्स है, लेकिन ये क्या हो जाए, जीरो, तो ये 46 से क्या बन जाएगा, 45। देखें, इसके 22 पेयर तो अपने हैं 44, इन दोनों ने 46 बनाए थे ना, अब ये एक खत्म उड़ गया, तो कितने रह गए, 45।
ऐसा ये 6 क्रोमोसोम का मसला है कि ऑटोसोम? ऐसा 6 क्रोमोसोम का मसला, ये XX का मसला है भाई। ये XX 6 क्रोमोसोम है कि ऑटोसोम है? XY क्या है? ये मेल है, ये फीमेल है। मैं कहता हूँ अगर फीमेल में 6 क्रोमोसोम से एक X खत्म हो जाए जेनेटिकली, तो कितने X रह जाएंगे? एक। तो इस फीमेल में एक X खत्म हो गया ना, तो 46 से कितने उड़ गए? एक। तो कितने रह गए? ऐसा डिजीज जिसमें एक X खत्म होकर 45 रह जाए, इस डिजीज को टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। ये नाम सुना है? क्या कहते हैं? टर्नर सिंड्रोम। तो टर्नर सिंड्रोम हमेशा याद रखे, ये एक X उड़ने से होता है, इसमें Y का कंसेप्ट नहीं होता। और ये तब उड़ सकता है जब और X दूसरा साथ में हो। तो दूसरा साथ में X मेल में होता है कि फीमेल में? तो इसलिए अगर पेपर में आ जाए फीमेल ब्रॉड टू यू, फीमेल, अगर ये है कि मेल ब्रॉड बाय द पेरेंट्स और उसके ऑप्शन में टर्नर है, और अगर सिनेरियो में मेल है तो उसका टर्नर कंसेप्ट आ सकता है। मेल डू नॉट हैव टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम इज ओनली सीन इन फीमेल। ये हम प्रूफ करेंगे, आगे पढ़ेंगे, ठीक है? कल इंशाल्लाह 10:30 में मिलते हैं। कल इंशाल्लाह वो